कविता अपना सारा काम निपटाकर अपने कमरे में आराम कर रही थी कि इतने में बाहर से डोरबेल बजने की आवाज आई। आवाज सुनते ही कविता बड़बड़ाती हुई दरवाजा खोलने गई, लेकिन दरवाजे पर शायद कोई बेसब्री इंसान खड़ा था। उसने बिल्कुल भी सब्र नहीं था, इसलिए शायद डोरबेल पर उंगलियां रखकर हटाना भूल गया। जैसे ही कविता ने दरवाजा खोला तो सामने अपनी ननद मीना को देखकर उसका मूड ऑफ हो गया। कहाँ तो सोची थी कि सारा दिन घर पर आराम करेगी, पर अब तो हो गया आराम। हालांकि ऐसा कभी नहीं था कि वो ननद के आने पर खुश हुई हो या उसके लिए आगे से आगे बढ़कर काम किया हो। कविता ने कहा नमस्ते। ननद को बस नमस्ते किया और हॉल में बिठाकर अपने कमरे में चली गई। वहां जाकर अपने पति वीरेश को कहा, चलो बाहर तुम्हारे कर्जदार आ गए, जाओ जाकर उन्हें हैंडल करो। उसकी बात सुनकर वीरेश हैरानी से बोला, कर्जदार? कैसे कर्जदार? मैंने तो किसी से कर्जा नहीं लिया है, फिर कौन आया है? उसकी बात सुनकर कविता मुंह बिगाड़ते हुए बोली, अच्छा फिर तुम्हारी बहन आए दिन यहाँ क्या लेने आती है? न खुद चैन से रहती है, न हमें चैन से रहने देती है। ओ अरे दीदी आई हैं, तो खुश होने की जगह ऐसी ऊटपटांग बातें क्यों कर रही हो? वीरेश खुश होते हुए बोला, दीदी तुम्हारी हैं, मेरी नहीं। और वैसे भी इन्हें मेरा संडे बर्बाद करके पता नहीं क्या मिलता है। अभी आप बैठे हो, आओ जाओ उनके पास, मैं थोड़ी देर आराम करना चाहती हूँ। अरे आराम करना है तो कर लेना, किसने मना किया है तुम्हें? तुमने पानी वगैरह तो पकड़ा दिया था ना उन्हें। तुम्हारी बहन है, तुम खुद कर लो, मुझे आराम करने दो। कविता आंखें तरेरते हुए बोली। वीरेश उसके आगे कुछ नहीं कह पाया और सीधे कमरे से बाहर निकल कर आ गया। बाहर उसकी बहन मीना को बैठा देखकर वीरेश उसके पास आया और उसके पैर छूकर बोला, कैसी हो दीदी आप? अकेले आए हो? गुड़िया को भी साथ ले आते। बस मैं ठीक हूँ, गुड़िया आज अपनी दादी के साथ मंदिर गई है। तू बता, तू कैसा है? मैं भी ठीक हूँ दीदी, आप बैठो जरा, मैं आपके लिए चाय पानी लेकर आया। मीना ने कुछ नहीं कहा, जानती थी कि उसका आना कविता को पसंद नहीं था, पर भाई के प्यार का मोह था, उस मोह में बंधी हुई थी, इसलिए हर महीने एक बार जरूर अपने भाई से मिलने आ जाती थी। मीना 15 साल की और वीरेश 10 साल का था जब उसके मम्मी पापा का डेथ हो गया था। माँ पापा की मौत के बाद ताऊ जी ताई जी ने तो रखने से मना कर दिया था उन दोनों को। आखिर नाना नानी ने उन्हें अपने घर में शरण दी, पर वहाँ मामी को ये बात पसंद नहीं आई, इसलिए आए दिन घर में कलेश मचा देती। घर का अधिकतर काम भी मीना पर ही आ गया था। जैसे तैसे मीना की स्कूली शिक्षा पूरी हुई तो एक प्राइवेट स्कूल में प्राइमरी टीचर के तौर पर काम करने लगी। अब डिग्री तो थी नहीं उसके पास, इसलिए सैलरी भी उतनी नहीं थी, पर जो भी था स्वाभिमान को बचाने के लिए काफी था और बस एक सपना के अपने भाई को पैरों पर खड़ा कर दे। पर इधर तो उसकी मामी ने उसकी शादी की लगा दी, ऊपर से नानी भी चाहती थी कि उनके जीते जी मीना की शादी हो जाए तो बेहतर है। आखिर उन्हें मीना के लिए मनीष पसंद आया और मनीष के साथ उसकी शादी कर दी गई। मनीष एक मध्यम वर्गीय परिवार का बेटा था जो राशन की दुकान चलाता था। इतना तो कमा ही लेता था कि अपना और अपने परिवार का पेट अच्छे से पाल ले। ऊपर से मीना भी टीचर थी, दोनों पति पत्नी मिलकर घर को अच्छे से संभाल रहे थे। इधर वीरेश को स्कूली पढ़ाई पूरी हो गई थी, वो इंजीनियरिंग करना चाहता था, पर इस दौरान नाना जी की मृत्यु हो गई। अब नानी तो खुद मामा मामी पर आश्रित हो गई थी, ऐसे में उसकी पढ़ाई का खर्चा कैसे निकलता। ऐसे में मीना ने वीरेश की पढ़ाई का जिम्मा उठाया। इसके लिए मीना होम ट्यूशन तक लेने लगी थी। उसे अपने भाई को पैरों पर खड़े होते देखना था, इसलिए वो खूब मेहनत कर रही थी। पर उसे खुशी इस बात की थी कि मनीष और उसके सास ससुर ने कभी उसे इसके लिए नहीं रोका, बल्कि मिलजुल कर सब घर संभालते थे। इस कारण वीरेश अपनी दीदी जीजाजी का बहुत सम्मान करता था और आखिर उसकी मेहनत रंग लाई। वीरेश पढ़ लिख कर इंजीनियर बन गया और एक मल्टीनेशनल कंपनी में जॉब करने लगा। वहीं उसे अपने साथ काम करने वाली कविता पसंद आ गई और उसने कविता से शादी भी कर ली। कविता को मीना का घर पर आना बिल्कुल पसंद नहीं था। उसे लगता था कि ये लोग लोअर क्लास से बिलोंग करते हैं, उनकी कोई स्टैंडर्ड नहीं है। कहाँ कविता और वीरेश का अच्छा खासा पैकेज और कहाँ मीना और उसके पति मध्यम वर्गीय परिवार के लोग। कहीं से कहीं तक कोई मेल था ही नहीं। ये बात मीना भी अच्छे से समझ रही थी। इस कारण उसने धीरे धीरे वीरेश के घर आना कम कर दिया। जब कविता और वीरेश ने अपने नए फ्लैट का मुहूर्त किया तब मीना अपने साथ सुंदर बंधनवार लेकर आई थी। साथ ही नीम के पत्तों और अशोक के पत्तों के बंधनवार अपने हाथों से बनाकर लाई थी।
खुशी खुशी जब वो उस बंधनवार को घर के मुख्य द्वार पर लगाने लगी तो कविता ने टोक दिया, ये आप क्या कर रही हैं दीदी, इसे यहाँ क्यों लगा रही हैं? अचानक कविता के टोकने पर मीना एक पल के लिए बंधनवार लगाती वहीं रुक गई, पर फिर बोली, कविता, ये पत्तों के बंधनवार तो बहुत शुभ होते हैं, इन्हें दरवाजे पर ही लगाया जाता है। हर शुभ कार्य में हमारी हिंदू संस्कृति के हिसाब से इन्हें मुख्य दरवाजे पर लगाया जाता है, जिससे सकारात्मक ऊर्जा घर में आए और घर में सुख संपदा, यश, कीर्ति और शांति का वास हो। मैं ये नहीं मानती इन सब ढकोसलों को। आप दरवाजे पर ये सब ओल्ड फैशन चीजें नहीं लगाएंगी। आपको आपका नेक चाहिए ना, मैं आपको दिलवा दूंगी, पर भगवान के लिए मेरे घर को गंदा मत कीजिए। कविता की बात सुनकर मीना हैरान रह गई। पर मैं यहाँ नेक लेने नहीं आई हूँ कविता, आप ये सब क्यों कर रही हैं? सब समझ में आता है मुझे। कोई भी ननद अपना नेक नहीं छोड़ती, सभी इसी लालच में ये सब करती हैं। मीना कुछ कहने को हुई तभी उसका ध्यान मनीष की तरफ गया। मनीष ने इशारे से बंधनवार लगाने के लिए मना कर दिया। मीना ने उन बंधनवारों को मन महसूस कर वापस अपने बैग में रख लिया। जब यह बात मीना के पति को पता चली तो वो दोनों ही वहीं रिश्तेदारों के सामने ही लड़ पड़े। यह देखकर मीना को बिल्कुल अच्छा नहीं लगा कि उसने उन दोनों को चुप कराने की कोशिश की, पर कविता ने उस पर ही इल्जाम लगाते हुए कहा, अब तो मिल गई आपको तसल्ली। मेरे घर की शांति भंग करके मन को बड़ा सुकून मिला होगा आपको। क्या लेने के लिए आप ऐसी हरकतें करती हो? बेवजह मेरा जीना दुश्वार कर रखा है आपने। इतना सब कुछ हंगामा हो जाने के बाद मनीष जी मीना को लेकर अपने घर आ गए। उस दिन के बाद मनीष जी ने तो कभी भी उनके घर में कदम नहीं रखा, पर मीना तो भाई के प्यार से बंधी हुई थी, इसलिए महीने में एक बार ही जरूर आ जाती थी। इतने में वीरेश चाय बनाकर ले आया। मीना ने चाय पी और थोड़ी बहुत इधर उधर की बातें की, वहां से रवाना हो गया। वीरेश अभी दरवाजा बंद करके हटा ही था, इतने में कविता ने आकर कहा, आज क्या लेकर गई है तुम्हारी बहन यहाँ से? दे दिए उसे पैसे? वीरेश बोला, तुम्हारी सोच कितनी खराब है कविता। तुम्हें ये क्यों लगता है कि दीदी मुझसे हमेशा कुछ लेने ही आती है, जबकि वो मेरे हाथ से तो 100 रुपये भी नहीं लेती। अरे जिसने हमेशा मुझे दिया ही है वो मुझसे क्या लेकर जाएगी? उसकी बात सुनकर कविता मुंह बनाते हुए बोली, वीरेश, अगर तुम्हारी बहन पुरान हो गई तो जरा मुझे भी शॉपिंग करवा दो। अगले हफ्ते मेरे भतीजे नोनू का मुंडन समारोह है, उसके लिए महंगे गिफ्ट्स तो लेकर जाऊंगी। वीरेश ने ज्यादा कुछ जवाब नहीं दिया और दोनों शॉपिंग के लिए कुछ देर बाद रवाना हो गए। कविता अपने भतीजे के लिए सुंदर सुंदर गिफ्ट लेकर गई। अगले हफ्ते वो अपने भतीजे के मुंडन समारोह में अपने महंगे गिफ्ट्स के साथ पहुंची। मुंडन से पहले यज्ञ पूजन का आयोजन किया गया था। कविता के मायके के रीति रिवाज के मुताबिक मुंडन में नोनू को अपनी बुआ की लाई हुई ड्रेस पहननी थी। कविता नोनू के लिए बहुत सुंदर ड्रेस लेकर भी गई थी, लेकिन ये क्या, उसकी भाभी ने अपने मायके से आई हुई ड्रेस अपने बेटे को पहना दी। यह देखकर कविता ने कहा, भाभी, मुंडन से पहले पूजन में भतीजा तो बुआ की लाई हुई ड्रेस पहनकर ही बैठता है, फिर आपने अपने मायके वाली ड्रेस क्यों इसे पहना दी? यह सुनकर उसकी भाभी ने कहा, अरे कविता, तुम क्यों नाराज हो रही हो? मेरी मम्मी कितनी सुंदर ड्रेस लेकर आई थी, मुझे बहुत अच्छी लगी, इसलिए मैंने नोनू को वो ड्रेस पहना दी। पर भाभी, रिवाज के मुताबिक तो नोनू को मेरी लाई हुई ड्रेस पहनी थी, मैं भी तो उसके लिए कितनी सुंदर ड्रेस लेकर आई हूँ। कविता, क्यों बात का बतंगड़ बना रही हो? माना कि तुम भी ड्रेस लेकर आई हो, लेकिन मुझे तो मेरी मम्मी की लाई हुई ड्रेस ही पसंद है, और रही बात तुम्हारी नेक की तो वो मैं तुम्हें दिलवा दूंगी। भाभी की बात सुनकर कविता हैरान रह गई और थोड़ी गुस्से में बोली, मैं यह सब कोई नेक के लिए नहीं कर रही हूँ भाभी। ओ कविता, जहाँ तक मुझे पता है नंदे यह सब नेक के लेने के लिए ही करती हैं और हमेशा अपने मायके कुछ न कुछ लेने ही आती हैं। उस दिन तुमने ही तो अपनी ननद से कहा था जब वो तुम्हारे फ्लैट के इनॉग्रेशन में आई थी। कविता की भाभी तो यह बात कहकर अपने बच्चे को गोद में लेकर वहां से चली गई, पर कविता यह सब सुनकर शॉक्ड रह गई। आखिर उसकी भाभी ने गलत भी तो क्या कहा था? उसने तो उसे आईना दिखा दिया था। उस दिन उसकी ननद जिस जगह खड़ी थी आज वो भी उसी जगह पर खड़ी है। सच है, कर्म लौट कर ही आते हैं। जब तक इंसान को कोई झटका नहीं लगता उसे अपनी गलती का एहसास नहीं होता। कविता को अपनी गलती का एहसास हो चुका था, इसलिए जब इस बार मीना वीरेश से मिलने के लिए आई तो कविता ने उसका अच्छे से स्वागत किया। यह देखकर मीना के साथ साथ वीरेश भी हैरान था, क्योंकि वीरेश को तो नहीं पता कि कविता के मायके में क्या हुआ था, लेकिन दोनों भाई बहन आज बहुत खुश थे। आखिर आज बहन का मायका आबाद जो हो गया था।
उस दिन के बाद से कविता कभी भी मीना से नाराज नहीं होती और उसके घर आने पर हमेशा खुश रहती। दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी कमेंट करके बताइएगा। साथ ही कहानी अच्छी लगी हो तो इसे लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। कहानी सुनने के लिए आप सबका धन्यवाद।